अभी में सबसे ज़्यादा समस्या है बीपी की। मतलब मोस्टली लोगों को बीपी हो जा रहा है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है। तो बीपी में कौन सा श्री अन्न आप लोग प्रेफर करते हैं? एक समस्या और है पेट की समस्या, जो कि मुझे लगता है कि अगर पेट सबका ठीक है तो मन भी ठीक रहता है, शरीर भी ठीक रहता है, सारी प्रॉब्लम्स पेट से होके जाती हैं। तो अगर पेट की बात करें, पेट की समस्याओं की बात करें, तो सबसे अच्छा कौन सा श्री अन्न आप लोग? श्री अनाज ही क्यों? क्योंकि श्री अनाज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें बाकी धान, गेहूँ या अन्य जो भी हैं उनसे ज़्यादा होती है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और प्रोग्राम का नाम है ऋषि कृषि, जिसमें कि हम बातचीत करते हैं मोटे अनाज के बारे में। 2023 को मिलेट्स ईयर के नाम से घोषित किया गया है। मिलेट्स ईयर यानी कि मोटा अनाज, जिसको श्री अन्न भी कहते हैं। और आज इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतुल कुमार यादव जी, जो कि सीनियर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं मैनेजमेंट। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए, मैनेज क्या है? मैनेज, जिसका हिंदी में पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान है, जो कि राजेंद्र नगर हैदराबाद में है, जिसको अंग्रेजी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट कहते हैं। सर, हम बातचीत कर रहे हैं मोटे अनाज पे, तो मोटे अनाज को श्री अन्न भी बोलते हैं, तो श्री अन्न क्यों? श्री अन्न बोलने का तात्पर्य ये है कि अनाज जो है, अनाज में तो सारे आ जाते हैं, सारे धान, गेहूँ, सब्जियां या फिर मोटे अनाज जो भी हैं, मिलेट्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। लेकिन श्री अनाज ही क्यों? क्योंकि श्री अनाज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें बाकी धान, गेहूँ या अन्य जो भी हैं उनसे ज़्यादा होती है। इसीलिए कुछ 8 ज्वार बाजरा, सांवा, कोदो, मड़ुआ, ऐसे कुल मिला के 8 अनाज जो ऐसे हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई होती है। और इनका सेवन करने से ऐसा देखा गया है कि पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे और पुराने जो जितने भी कई हज़ारों से खेती करते हम लोग चले आ रहे थे ऋषि मुनि, तो उनमें बीमारियां नहीं होती थी। और आजकल की पीढ़ी में हमारी क्या है कि रसायनों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। धान, गेहूँ एक परंपरागत तरीके से चलते चला आ रहा है खेती करते हुए किसान जो भी है। तो श्री अन्न की उपाधि इसीलिए दी गई है क्योंकि जो ऋषि मुनि होते थे, कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी साधु को किसी हॉस्पिटल में भर्ती देखा गया हो, या फिर जो भी पुराण उठा लिया जाए, जो भी कुरान उठा लिया जाए, तो यहाँ कभी कहीं नहीं देखा जाता है कि कभी कोई बीमार हो। श्री की उपाधि देने का मूल अर्थ यही है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं है और इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसका नाम श्री अन्न है। सर, श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज के सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? श्री अन्न का फ़ायदा जो है हर बीमारी में है। अधिकतर अभी तो देखा जा रहा है कि डॉक्टर हर बीमारी में इसको प्रेफर कर रहे हैं। श्री का आपने जो पूछा, श्री का अर्थ ही होता है लक्ष्मी। और श्री की उपाधि इसीलिए दी गई है क्योंकि मोटे अनाज जो हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू वाले हैं और इन्हें हर बीमारी में अगर इसका समय से मतलब उपयोग किया जाए इनका, तो बीमारी कम हो सकती है और जो भी है इसका उत्पादन भी किसान अच्छे से ले सकते हैं। परंपरागत खेती छोड़ के इसकी खेती करके अधिक से अधिक आय भी कमा सकते हैं। अभी में सबसे ज़्यादा समस्या है बीपी की। मतलब मोस्टली लोगों को बीपी हो जा रहा है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है। तो बीपी में कौन सा श्री अन्न आप लोग प्रेफर करते हैं? बीपी के लिए हम लोग रागी के लिए ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। रागी, जिसे हिंदी में मड़ुआ कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ही फिंगर मिलेट्स कहते हैं। मड़ुआ के सेवन से बीपी जैसी समस्याओं से काफ़ी देखा गया है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बीपी की समस्याएं मड़ुआ से बहुत कम हो जाती हैं और इससे काफ़ी आराम भी मिलता है। मतलब मड़ुआ का सेवन अगर करते हैं तो आपको बीपी की समस्या में हेल्प मिलेगी। एक समस्या और है पेट की समस्या, जो कि मुझे लगता है कि अगर पेट सबका ठीक है तो मन भी ठीक रहता है, शरीर भी ठीक रहता है, सारी प्रॉब्लम्स पेट से होके जाती हैं। तो अगर पेट की बात करें, पेट की समस्याओं की बात करें, तो सबसे अच्छा कौन सा श्री अन्न आप लोग प्रेफर करें? सबसे बढ़िया तो होता है ज्वार और कुटकी जो होती है, ज्वार और कुटकी, बाजरा, ये होती है। पेट की समस्या के लिए बात करें तो अभी तक जो परंपरागत खेती हम लोग करते चले आ रहे हैं किसान भाई, उसमें क्या है कि अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है।
मिलेट्स में क्या है कि मिलेट्स में बहुत ज़्यादा ना रसायन की उपयोग करनी है, ना खाद की, ना पानी की। मिलेट्स प्राकृतिक एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। और पेट के लिए आपने पूछा, तो पेट के लिए यही है कि ज्वार, बाजरा और कुटकी की हम लोग सेवन करें तो पेट में जो भी समस्याएं हैं पेट से संबंधित, वो काफ़ी कुछ उससे लाभ मिलेगा। जो कुटकी मैं पहली बार सुन रही हूँ। हम लोग के ज़माने में, मतलब जो अभी हमारी यूथ चल रही है, मोस्टली ने देखा भी नहीं होगा मोटा अनाज। बहुत सारे लोगों ने अभी देखा भी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं खुद अभी कुटकी आपके मुँह से सुन रही हूँ। तो जिन लोगों ने अभी देखा भी नहीं है, अगर वो इस टर्म में आए, खेती कराने के टर्म में आए, तो सबसे पहले उनको कौन सा मोटा अनाज उगाना चाहिए जो एकदम ईजिली हो जाए? मोटे अनाज में यूथ को अगर कहा जाए तो मोटा अनाज तो अधिकतर 8 अनाज ऐसे हैं जो मोटे अनाज में गिनती होती है। यूथ मक्का के बारे में तो सभी सुने होंगे, हर कोई जानता होगा। अधिकतर तो अभी पिकनिक स्पॉट पे भी देखा जाता है, मूवी देखने भी चले जाए तो कॉर्न मिल जाती है, पॉपकॉर्न मिल जाती है। तो मक्के की खेती करें। और हमें सीखने की आवश्यकता है चाइना जैसे देश से। हमारे यहाँ क्या होता है कि मक्का खाने के बाद जो उसकी, हमारे यहाँ भोजपुरी में गाँव में लोग बोलते हैं कि खुखड़ी, तो खुखड़ी उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, धुआं कर देते हैं, पशुओं को जला, उसको मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। लेकिन चाइना क्या करती है कि चाइना उस खुखड़ी को भी किसी तरह मशीनों से उसको भूसी की तरह बना के मुर्गियों के दाने के लिए उसका भी उपयोग करती है। और जो कॉर्न है मक्के का दाना है, उसको वो आटा बना के या फिर कई तरीके से उसका भी उपयोग वो कर ले रहे हैं। तो यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर वो करना चाहें तो सबसे पहले तो वो शुरुआत मक्के से ही कर सकते हैं, क्योंकि मक्के में उपज भी बढ़िया होती है और इसमें अधिक आय लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये एकदम प्राकृतिक है, इसमें ना ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा रसायन की, खाद उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर आप मक्के की खेती करते हैं तो आम के आम गुठलियों के दाम भी निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। सर, श्री अन्न में अगर बात की जाए तो किंग कौन है? एक 8 आप बता रहे हैं कि श्री अन्न है, तो उसमें किंग कौन है? किंग तो मड़ुआ को ही बोला जाता है। उसके बाद मक्का आता है, कुटकी आता है, ऐसे लगातार 8 हैं। लेकिन जलवायु और मिट्टी से संबंधित जिस प्रकार की मिट्टी होती है उसी प्रकार हम लोग प्रेफर करते हैं खेती करने के लिए। जैसे कहीं पे अगर बलुई मिट्टी है तो वहाँ मक्के की खेती थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस हिसाब से मिट्टी देख के और सिंचाई की व्यवस्था देख के वहाँ पे हम लोग बताते हैं किसानों को कि कहाँ पे किस अनाज की खेती की जाए। अच्छा, नॉर्मली कौन से मिट्टियों पे ये जो श्री अन्न है वो उगाया जा सकता है? क्योंकि अभी आपने बताया कि बलुआ मिट्टी पे नहीं हो सकता है, तो कौन सा प्रेफरेबल होगा? दोमट मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी पे अधिकतर ये बहुत ही बढ़िया होता है। दोमट मिट्टी पे हर एक मोटे अनाज की श्री अन्न की खेती की जा सकती है। और दोमट मिट्टी में अधिकतर देखा जाता है रसायनों का उपयोग भी नहीं होता है और सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है इसके लिए। सरकार इसको काफ़ी प्रचलन में ला रही है। जो हमारे इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको भी 5 स्टार होटल्स में भी श्री अन्न से बने हुए चीज़ों को खिलाया जा रहा है। जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है श्री अन्न से बने हुए बहुत सारे व्यंजन हैं जो कि उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार इसके उपज के लिए या फिर सेलिंग के लिए कुछ ऐसे प्रावधान लेके आई है? जी, सरकार ने तो एकदम फुली फोकस कर दिया है। अभी आपने स्टार्टिंग में खुद ही बताया कि 2023 में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। इसके लिए बात करें तो सीधी सा बहुत गहराई में हम एक बार मतलब छोटी मुँह बड़ी बात कह ली जाए तो किसान हमारे बहुत पुराने स्तर से ही देखते चले आ रहे हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो धान गेहूँ की खेती के अलावा हम लोगों ने, अभी आपने भी बताया कि मोटे अनाज की हम लोग देखे तक नहीं हैं। और अभी की स्थिति क्या है कि धान गेहूँ होते होते मिट्टी भी अब एकदम छिड़ हो गई है, मतलब नाराज सी हो गई है। वो भी कह रही है कि अब ये छोड़ के कुछ और उगाओ, चेंज चाहिए। अब चेंज के लिए या तो हम दलहनी फसलें उगाएं या फिर बागवानी करें या फिर मिलेट्स की खेती करें। अब की बार की बात करें तो अब की बार गेहूँ का पैदावार बहुत कम हुआ है। जो किसान पहले जिस खेती से गेहूँ की उपज लेकर के खाने को बचा के बेच भी लेता था, अब की हालात क्या है कि खाने को भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो उसके वेस्ट मटेरियल बचते थे
वो पशुओं को खिलाता था। पेस्टिसाइड्स के बाद भी। हाँ, पेस्टिसाइड के बाद भी। तो वो वेस्ट मटेरियल जो है भूसे के रूप में उपयोग किया जाते थे पशुओं को खिलाने के लिए, वो भूसे भी अब नहीं बच रहे हैं। मतलब पशुओं को खिलाने के लिए भी अब मिट्टी उतनी उत्पादन नहीं दे पा रही है। तो क्रॉप कल्टीवेशन करके हम अगर खेती करें, जैसे एक बार गेहूँ उगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और उगाएं, फिर उसके बाद धान उगाएं, फिर उसके बाद गेहूँ की जगह कुछ और उगाएं, ऐसे धीरे धीरे बदल के, अचानक से बदलने पे रोटेशन करके, क्रॉप रोटेशन करके, क्योंकि अचानक से अगर हम तुरंत चेंज करते हैं तो उत्पादन हमारी तुरंत नीचे एकदम चली जाएगी और किसान घाटे में आ जाएगा। और वही किसान तब जाके आगे चल के कहते हैं कि खेती जो है घाटे का सौदा है, लेकिन खेती जो है वो घाटे का सौदा नहीं है। हमें और किसानों को आवश्यकता है इसको जानने की, समझने की, और मिट्टी के बारे में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है मिट्टी की जांच करके उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में जानकारी लेने की। तो पूरी साइंटिफिक वे में खेती करने की आवश्यकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप यूथ हैं और अभी की जो यूथ है वो मोस्टली जॉब की तरफ प्रेफर कर रही है। अगर वो यूथ जो जॉब की तरफ जा रही है वो अगर खेती की तरफ आए तो उसको कैसे बड़ा उद्यमी के तौर पर उसको कन्वर्ट करें? यूथ जहाँ तक करे तो आपने भी बताया कि जॉब की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है, लेकिन आपकी बात में भी दम है। लेकिन अभी तक हम लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं। अब यूथ का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्वरोजगार की तरफ ध्यान दीजिए। यूथ भी अब रोज़गार छोड़ के स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब किसी और के अंडर में काम करने से बढ़िया खुद का करो। खेती बाड़ी तो अब थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन अब जो अब की बार उपज देखी गई है तो किसान, जहां हम लोग फील्ड में सर्वे कर रहे हैं तो किसान अब कह रहे हैं कि हम लोग खेती करेंगे ही नहीं। यूथ के लिए संभावनाएं ये हैं कि वो बड़े से बड़े पैमाने पे खेती किराए पे लेके मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं और इसी मोटे अनाज की खेती करके वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक इसको लेके जा सकते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ तन, मन और धन। तो अगर हम मोटा अनाज खाते तो ऐसा तो नहीं है कि हम मोटे हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा खाया अन्न वैसा हमारा तन मन धन का मतलब ये है कि इसका तात्पर्य आपने जो बोला कि मोटे तो नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी शस्य प्रणाली है खाने की या फिर खेती करने की, धान गेहूँ से हटके जैसा खाया अन्न, थोड़ा सा अगर इस पर हटके अगर मोटा अनाज का सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य भी हमारा एक तरह से बढ़िया रहेगा और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी अच्छी खासी होती है, तो रोगों से इससे बचा जा सकता है। मतलब मोटे नहीं होंगे? नहीं, मोटे नहीं होंगे। सर, आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा किसान भाइयों और जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा धान गेहूँ से हटके परंपरागत खेती और परंपरागत जो प्रणाली चली आ रही है उससे हटके थोड़ा मोटे अनाज का सेवन किया जाए और जो किसान भाई हैं वो मोटे अनाज की खेती करें, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत ही ब्रीफ में बता दिया कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसके सेवन करने से रोग क्षमता जो होती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इसका सेवन करके हम निरोगी भी रह सकते हैं और इसकी खेती करके अधिक से अधिक लाभ भी कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए और लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लाउड स्पीकर 90 FM। तो ये थे हमारे साथ अतुल कुमार यादव, जिन्होंने हमें मोटे अनाज पे यानी कि मिलेट्स पे काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। इनके जानकारियों को ग्रैब करिए और मिलेट्स को बहुत अच्छे से अपने खेतों में उगाइए ताकि आप लोग हेल्दी और तंदुरुस्त रह सकें। आगे और भी बहुत सारे जानकारियों के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगी। तब तक खुश रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।